Assalamu alaikum everyone. Hope you guys are doing well. My name is Umar Shehzad and welcome to Conquerors University. जैसा कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स की पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में देखा और ये जाना कि बेसिकली ई कॉमर्स है क्या। जिन स्टूडेंट्स ने उन वीडियोस को नहीं देखा और स्क्रॉलिंग करते हुए हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, जो कोई चीज़ सर्च करते हुए हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। इन लेक्चर से पहले की जो वीडियोस हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स, जिसको देखने से आप लोगों को ये पता लगेगा कि बेसिकली ई कॉमर्स है क्या। उन वीडियोस के बाद हमारी कम्युनिटी में हम लोगों ने एक पोल किया जिसमें हमने सब स्टूडेंट्स से पूछा, जिसमें अमेजॉन, शॉपिफाई, ईबे, टिकटॉक शॉप, दराज, उन सब चीज़ों में आप लोग क्या करना चाहते हैं। 70% स्टूडेंट्स ने उस पोल में ये कहा कि हम लोग ईबे का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली ईबे एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है और आप पाउंड्स या डॉलर्स की करेंसी में कमाते हैं। तो सब स्टूडेंट्स ने ये कहा कि हमें ईबे का कोर्स करना है और ईबे के जो हैं वो लेक्चर स्टार्ट किए जाएं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन ऑफ ईबे के बारे में है, जिसमें हम ये जानेंगे कि ईबे क्या है। मैं उम्मीद करता हूं और मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि इस लेक्चर के बाद आप लोगों के ईबे के हवाले से बहुत कम कॉन्सर्न्स रह जाएंगे, और वो स्टूडेंट्स जिनकी फिर भी कोई क्यूरीज रहेंगी वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम उनसे रब्ता कर लेगी या मैं पर्सनली खुद उनको उनकी जो भी क्यूरी होगी उसका जवाब दूंगा। हम एक जूम सेशन भी रखेंगे इस क्लास के बाद, जो भी आप लोगों की क्यूरीज होंगी वो क्लियर कर दी जाएंगी। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारी कम्युनिटी को नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया गया होगा, आप उस नंबर पर टेक्स्ट करके हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्लीज ज्वाइन दी कॉन्करर्स यूनिवर्सिटी। अब हम चलते हैं, व्हाट इज ईबे। ईबे एक OLX है। पाकिस्तान में जिस तरह OLX चलता है, आप लोगों को सिंपल मिसाल देने के लिए मैं बता रहा हूं, जिस तरह पाकिस्तान में OLX चलता है इसी तरह इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर जो है वो ईबे चलता है। पाकिस्तान में अगर मैंने OLX के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट अपनी सेल करनी है, कोई भी अपनी चीज सेल करनी है, लाइक मैंने अपनी बाइक सेल करनी है, मैं सिंपल उसकी पिक्चर्स लूंगा, उसका टाइटल लूंगा। लाइक टाइटल क्या होता है? टाइटल एक प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो प्रोडक्ट मैं सब चीजें पुट करने के बाद OLX के ऊपर लिस्ट कर दूंगा। लिस्ट मींस होता है आप किसी चीज को बेचने के लिए जब लगा देते हैं उसे कहते हैं आप प्रोडक्ट को लिस्ट करना। मैं उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दूंगा। उसके बाद सिंपल जो भी बायर जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी वो मुझसे वो चीज आकर बाय कर लेगा। कोई इतना बड़ा पंगा नहीं है, सिंपल पंगा है। आप लोगों में से 80 to 90% स्टूडेंट्स ने OLX को जरूर स्क्रॉल किया होगा या कोई ना कोई चीज जो है वहां से बाय की होगी या कोई ना कोई चीज वहां पर सेल की होगी। तो ये बहुत सिंपल सा पंगा है, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह ईबे भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसको आप OLX से कंपेयर कर सकते हैं। लाइक आप उसको OLX ही कह सकते हैं इंटरनेशनल कंट्रीज का। अब ईबे के अंदर दो तरीकों से काम होता है, एक होता है इंडिविजुअली और एक होता है बिजनेस के तौर पर। मैंने आप लोगों को जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जिस तरह मैंने आपको एक मॉल की एग्जांपल दी थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर आपने मॉल की एग्जांपल देकर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, हमें बहुत आसानी से समझ आ गई। इसी तरह जो स्टूडेंट्स अभी मेरी ये वीडियो अगेन देख रहे हैं, जिनको नहीं समझ है, जिन्होंने अभी तक वो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूं। लाइक आप एक मॉल, एक पैकेजेस मॉल है, पैकेजेस मॉल में आप अपनी एक शॉप बना लेते हैं ईबे का, और जो है वो इसका सिंपल पंगा है एज एन इंडिविजुअल और एज अ बिजनेस सेलर। आप अपनी एक शॉप बनाते हैं। जब आप इंडिविजुअली काम करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आपको उस हवाले से बेनिफिट्स नहीं मिलते जो आपको एज अ बिजनेस सेलर काम करने में मिलते हैं। जब आप बिजनेस सेलर काम करते हैं, बिजनेस सेलर के तौर पर काम करते हैं, तो आप प्रोफेशनली काम करते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड जब आप एज एन इंडिविजुअल काम करते हैं तो आप सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को या उस इदारे को ये बता रहे होते हैं कि हम जो है वो मंथ में जो है वो स्पेसिफिक आइटम सेल करेंगे। मैं बस अपनी ज़रूरियात की चीज़ें जो है अगर मैं बेचना चाहता हूं तो मैं सिर्फ उस हद तक आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूं। मैं प्रोफेशनली इस पर काम नहीं करना चाह रहा। लाइक अगर मैंने OLX के ऊपर कोई प्रोडक्ट सेल करनी है पाकिस्तान में रहते हुए, तो मैं अपनी अगर मोटर बाइक सेल करनी है तो मैं जस्ट उसकी पिक्चर्स लूंगा, पिक्चर्स लेने के बाद उसका टाइटल डालूंगा एंड उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। इसी तरह जो है वो ईबे जो है अमेरिकन और ब्रिटिश लोग जो हैं वो ईबे को, उनका OLX है ईबे,
उन्होंने अगर कोई अपनी घर की शर्ट सेल करनी है, उन्होंने कोई अपना जो है वो बाइक सेल करनी है, उन्होंने अपनी कोई कार सेल करनी है, उन्होंने अपना कोई पीसी सेल करना है, उन्होंने जस्ट ईबे के ऊपर जो है उन्होंने पिक्चर्स लेकर उसकी लिस्टिंग कर देनी है। जो भी सेलर जिसकी बायर जिसकी नीड होगी वो वहां पर उन लिस्टिंग्स को वो सर्च करेगा और सर्च करने के बाद वो उस प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। इतना बड़ा कोई पंगा नहीं है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। और जब हम इस चीज को प्रोफेशनली लेकर चलते हैं, लाइक आप लोगों ने OLX के ऊपर अगर आप बाइक सर्च करेंगे ना तो आपको ओल्ड बाइक्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन जब आप OLX के ऊपर iPhone 15 Pro Max अभी लिखें, आपको न्यू सेलर्स भी मिल जाएंगे। लाइक जो प्राइस मार्केट में किसी न्यू जो है वो आईफोन की चल रही है, उसी तरह न्यू प्राइस के जो हैं वो आईफोन्स भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप वहां पर लिखें iPhone 15 Pro Max, सभी OLX पे जाएंगे तो वहां पर जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने भी अपनी ऑनलाइन जो है वो शॉप बनाई हुई है। उन्होंने OLX को अपने न्यू ब्रांड न्यू फोन्स बेचने के लिए यूज कर लिया। वो अपना ब्रांड न्यू फोन है, वो उनकी शॉप पर भी पड़ा है और वो उसकी एड बाय करते हैं OLX की और उसको OLX पर बेचने के लिए लगा देते हैं। इसी तरह जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं, हालांकि OLX ईबे की निस्बत बहुत ज़्यादा नॉन प्रोफेशनल है, इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। ना OLX पे सेलिंग का कोई निज़ाम है, ना ही उसके ऊपर कोई बाइंग का निज़ाम है। लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, OLX की एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि आप में से 80 to 90% स्टूडेंट्स ने जो है वो OLX यूज़ किया होगा, उसके बारे में सुना होगा और उसके बारे में आप लोगों को पता होगा। इसी तरह जो है ईबे के ऊपर जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं, आप अपनी एक शॉप बनाते हैं। इंडिविजुअल में भी वो शॉप होती है और बिजनेस के अंदर भी शॉप होती है। कुछ लोग जो हैं वो इस तरह काम करते हैं कि वो इंडिविजुअल अकाउंट के तौर पे ही ईबे के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोफेशनल सेल कर रहे होते हैं। यानी अगर मैं अपना एक इंडिविजुअल अकाउंट ईबे के ऊपर बना लूं और मैं ना ही कोई पुरानी कोई चीज़ अपनी घर की सेल करूं, मैं बस उसके ऊपर शॉप बनाकर जो है वो प्रोफेशनली जिस तरह काम करते हैं, जिस तरह मेरी कोई कपड़े की शॉप है और वो मैंने बिजनेस में भी बनानी है और मैं इंडिविजुअली बनाकर उसको सेल कर रहा हूँ, तो कुछ लोग यूं भी ईबे के ऊपर काम करते हैं और यूं भी काम किया जा सकता है, मसला नहीं है। मींस इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ईबे के ऊपर कि अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो आपने पुरानी चीज़ ही बेचनी है, और अगर आप बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं तो आप कोई न्यू बॉक्स पैक चीज़ बेचेंगे। इस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाकर भी जो है वो बॉक्स पैक चीज़ बेच सकते हैं और बिजनेस अकाउंट के अंदर भी बॉक्स पैक चीज़ बेच सकते हैं। अब डिफरेंस यहां पर आ जाता है कि यार ये बताएं, इंडिविजुअल अकाउंट में भी हम सेम काम कर सकते हैं, बिजनेस अकाउंट में भी हम सेम काम कर सकते हैं, तो इस चीज़ में डिफरेंस क्या है? यानी हमें बिजनेस अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा जो है वो बेसिकली हमें ये है, जब हम एज एन इंडिविजुअल ईबे के ऊपर रजिस्टर्ड होते हैं तो ईबे हमारे अकाउंट के ऊपर एक स्पेसिफिक लिमिट लगा देता है। यानी ईबे ये लिमिट लगा देता है कि आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आप प्रॉपरली जो है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर रहे हैं, लेकिन जब आप एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो आप पूरे मंथ में हमारे जो है वो हमारा प्लेटफॉर्म पे या हमारे अकाउंट के ऊपर पूरे मंथ में जो है वो 100 आइटम सेल कर सकते हैं। ऑन दी अदर साइड जब हम बिजनेस सेलर की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको 50,000 आइटम्स की लिमिट मिलती है कि आप पूरे मंथ में 50,000 आइटम्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट की जो मैंने लिमिट बताई है वो 100 की जगह समटाइम्स 200 भी होती है। समटाइम्स अगर कोई यूएस का कोई बंदा है, अगर वो अपना यूएस से बैठे हुए अकाउंट को रजिस्टर्ड कर रहा है और उसकी बाइंग हिस्ट्री अच्छी है तो वो लिमिट जो है 1000 आइटम्स तक भी जा सकती है। ऑन दी अदर साइड अगर हम बिजनेस के ऊपर 50,000 जो है वो मैं आइटम्स की लिमिट बता रहा हूँ, 80% जो है वो सिनेरियोस के अंदर जो है आपको लिमिट जो है वो 50,000 मिलती है। 20% के अंदर आपकी लिमिट 1 मिलियन आइटम्स तक भी जाती है कि आप 1 मिलियन आइटम्स जो हैं वो ईबे के ऊपर पर मंथ सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं इंडिविजुअल, एक तो आपको आइटम्स लिमिट लगा देता है, सेकंड आपकी प्राइस लिमिट भी लगाता है ईबे कि आप बेशक एक ही आइटम सेल करें लेकिन आप $1,000 की एक आइटम सेल कर सकते हैं। आप बेशक 100 आइटम सेल कर दें लेकिन वो 100 आइटम्स $1,000 के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, ये लिमिट होती है आपकी लिस्टिंग की, यानी कि आपको 100 आइटम्स की लिमिट ईबे ने दे दी। अब आपने क्या किया, आपने एक बाइक की पिक्चर्स ली, बाइक अपनी बेचने के लिए लगा दी, उसकी प्राइस आपने लगा दी 50,000। अब जब आपने बाइक की प्राइस 50,000 लगाई और एक लिस्टिंग भी वो शुमार हो गई, अब जब आप उस बाइक को आधे घंटे के अंदर अंदर भी दोबारा डिलीट कर देंगे तो वो आपकी एक लिस्टिंग काउंट हो जाएगी।
बेसिकली ये ऑर्डर के ऊपर नहीं डिपेंड करता, ये आपकी लिस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक आइटम अगर आपने बेचने के लिए लगा दी, डजंट मैटर कि आप उसको 15 मिनट बाद भी डिलीट कर देते हैं, तो वो आपकी एक लिस्टिंग काउंट हो जाएगी। यानी बिजनेस और सिंपल अकाउंट के अंदर डिफरेंस ये है कि आप उसके ऊपर जो है ईबे लिमिट लगा देते हैं, ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी आप इंडिविजुअली अकाउंट के ऊपर भी उसी तरह सेल कर सकते हैं और बिजनेस अकाउंट के ऊपर भी उसी तरह सेल कर सकते हैं। अब बिजनेस अकाउंट क्या होता है? बिजनेस अकाउंट बेसिकली वो होता है जब आप किसी इंटरनेशनल जो है वो कंट्री के अंदर, लाइक मैं अगर यूके के अंदर या यूएस के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाता हूं बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए, या तो मुझे अमेरिका में या मुझे यूके के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। अमेरिका में जब मैं कंपनी रजिस्टर्ड करवाऊंगा उसको कहते हैं एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, और जब मैं यूके में कंपनी रजिस्टर्ड करवाऊंगा तो उसको कहते हैं एलटीडी यानी लिमिटेड कंपनी। एलएलसी रजिस्टर्ड करवाने के जो इस वक्त पाकिस्तान में चार्जेस चल रहे हैं वो फ्लोरिडा की एलएलसी के आई थिंक $400 to $500 आपके चार्जेस आ जाते हैं। और जब आप यूके के अंदर काम करते हैं तो आपको कम से कम 50 पाउंड्स के अंदर अंदर आपकी एलटीडी बन जाती है। 12 पाउंड जो है वो उसकी एलटीडी की चार्जेस हैं, और जो हैं उसकी बाकी उसके एड्रेस वगैरह बाई करने के आपके पैसे लगते हैं 35 to 40 पाउंड्स। आपकी 50 पाउंड्स के अंदर जो है वो आपकी एलटीडी तैयार हो जाती है। मैं ज़्यादातर रेकमेंड करता हूं कि अगर आपने ईबे के ऊपर बिजनेस अकाउंट बनाना है तो आप यूके में कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, क्योंकि आपके यूके में कंपनी के प्राइजेस कम हैं, यानी चार्जेस आपके कम लग रहे हैं, और यूएस में एलएलसी अगर आप रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो उसके चार्जेस ज़्यादा हैं। आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गई ये बात? अब हम आते हैं नेक्स्ट के जी, बिजनेस अकाउंट हमने बनवा लिया, अब हमने उसके ऊपर काम क्या करना है? ठीक है, यानी आप ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जी आप कोई घर से बाइक सेल कर सकते हैं, या आप कोई घर से कोई भी अपनी घर की प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन हम तो भाई पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। हम कैसे अमेरिका में जो है वो कोई बाइक अपनी सेल करेंगे? और अगर कोई बाइक सेल भी करेंगे तो हमें या तो फिजिकली उससे मिलना पड़ेगा, या हमें उसको जो भी बायर होगा उसको प्रोडक्ट डिलीवर करवानी पड़ेगी अगर वो हमें पैसे पे कर देते हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं आपको क्लियर करता हूं। जब आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो आप दो किस्म के काम ईबे के ऊपर, क्योंकि हमने कोई ओएलएक्स वाला काम नहीं करना, ना हम जो है वो यूके में रहते हैं, ना हम यूएस में रहते हैं, हमने प्रोफेशनल बिजनेस करना है। अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तब भी हम वहां पर बॉक्स पैक चीज़ बेचेंगे, अगर हम बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं तब भी हम वहां पर बॉक्स पैक चीज़ बेचेंगे। हम वहां पर ये काम नहीं करेंगे कि हम अपनी कोई घर की चीज़ बेच रहे हैं, क्योंकि हम वो उस चीज़ को डिलीवरी नहीं कर सकते, हम तो बैठे ही पाकिस्तान में हुए हैं। हाँ, डिलीवर आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत एक लंबा प्रोसेस है। पाकिस्तान की अगर आप कोई चीज़ पाकिस्तान से बेचकर वहाँ पर काम करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है, इसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है। हम दो तरीकों पे काम करेंगे, एक होता है एफबीएम और एक होती है ड्रॉप शिपिंग। अब एफबीएम और ड्रॉप शिपिंग बेसिकली एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों के काम करने का जो है वो तरीका कार डिफरेंट है। एफबीएम जो है वो लीगल काम है और ड्रॉप शिपिंग है वो इलीगल काम है। इलीगल उस तरह का इलीगल नहीं है कि आप कहें कि कोई चोरी डकैती वाला काम है, उस तरह का कोई काम नहीं है। इलीगल इस सेंस में है कि एफबीएम यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट ईबे अलाउ करता है। ईबे की हर प्लेटफॉर्म की कोई पॉलिसीज होती हैं, ईबे की पॉलिसीज के अंदर आप एफबीएम कर सकते हैं। ऑन दी अदर साइड जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो ड्रॉप शिपिंग आपको ईबे अलाउ नहीं करता। तो इसी तरह जब आप एफबीएम करते हैं और ड्रॉप शिपिंग करते हैं, एफबीएम के अंदर जो है वो रिस्क के चांसेस कम है। रिस्क किस चीज़ का? ईबे की पॉलिसीज़ का जब आप ख्याल नहीं रखते और एक पॉलिसीज़ की जो है वो खिलाफ वर्जी आप बार बार करते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि आपका अकाउंट ईबे बंद कर देता है। यानी आपकी शॉप के ऊपर जो है, जो आप अपनी दुकान खोलते हैं ईबे के ऊपर, अपनी शॉप खोलते हैं या आप अपना अकाउंट साइन अप करते हैं, वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। यानी आप फिर ईबे के ऊपर दोबारा सेलिंग नहीं कर सकते अगर आप उसकी पॉलिसीज़ की खिलाफ वर्जी करेंगे। एफबीएम सेफ है और ड्रॉप शिपिंग सेफ नहीं है, बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एफबीएम के अंदर जो है वो प्रॉफिट रेशो कम है और ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो है वो प्रॉफिट रेशो यानी प्रॉफिट मींस मुनाफा, एफबीएम के अंदर मुनाफा कम है और ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो है वो मुनाफा ज़्यादा है। हम लोग पर्सनली जो काम करते हैं हम ड्रॉप शिपिंग ही करते हैं, वो बेसिकली है तो इलीगल ही, लेकिन हम फिर भी ड्रॉप शिपिंग करते हैं क्योंकि हम कुछ ट्रिक्स इस तरह की, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम जो है वो हर चीज़ में ट्रिक निकाल लेते हैं। हम कुछ ट्रिक्स जो हैं वो स्पेसिफिक इस तरह की यूज़ करते हैं। हर प्लेटफॉर्म में ड्रॉप शिपिंग होती है, अमेजोन है, शॉपिफाई है, टिकटॉक शॉप है, दराज में भी आजकल ड्रॉप शिपिंग हो रही है। उसके बाद जो है आप ईबे है, इनके अंदर हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। तो अब एफबीएम और ड्रॉप शिपिंग को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं।
FBM की फुल फॉर्म होती है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट यानी हम किसी भी चीज को फुलफिल करके कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। मैं आप लोगों को जो है ना एक छोटी सी प्रोडक्ट की एग्जांपल देता हूं, लाइक डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क जो है ना, अगर ईबे के ऊपर ऑलरेडी एक बंदा, 10 बंदे ईबे की जो ऊपर जो है ना वो लिस्टिंग लगाकर बैठे हुए हैं डेयरी मिल्क की 100 रुपीज की। अब मैं क्या करूंगा, मुझसे कोई भी बंदा प्रोडक्ट तभी बाय करेगा या तो मेरी प्राइस कम होगी, या तो मेरे फीडबैक्स जो हैं वो बाकियों के जो है वो कंपैरिजन में वो ज़्यादा होंगे, तभी मेरी जो है ना प्रोडक्ट लोग बाय करेंगे, या मेरी प्रोडक्ट जो है उनसे अलग होगी। अब मेरी प्रोडक्ट है भी सेम, 25 ग्राम सब बेच रहे हैं, मैं भी 25 ग्राम बेच रहा हूँ, कंपनी तो एक है ना, डेयरी मिल्क है। डेयरी मिल्क लोकल या उसमें अगर आप यूके में या यूएस में सेल कर रहे हैं तो उसमें तो वो डिफरेंस ही कोई नहीं है ना। आप डेयरी मिल्क ही बेच रहे हैं और कंपनी भी एक है और उसके जो है वो ग्राम्स भी सेम है। बस अब उसमें डिफरेंस ये होगा कि मुझसे बाइंग करने की जो रीज़न होगी वो या तो ये होगी कि मैं डिलीवर जल्दी कर रहा हूँ प्रोडक्ट को, या तो उसकी रीज़न ये होगी कि मैं मेरी प्राइस कम होगी, या थर्ड रीज़न ये हो सकती है कि मेरे फीडबैक्स अच्छे होंगे। तो अगर कोई बंदा 100 रुपीज़ की डेयरी मिल्क सेल कर रहा है तो मैं उसको 99 रुपीज़ की डेयरी मिल्क सेल करूंगा। अब 99 रुपीज़ की जब मैं सेल करूंगा, ईबे ने उसमें से, अब ये फ़ायदा मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि ईबे को हमसे क्या फ़ायदा है, कि अगर हम उसका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, OLX को फ़ायदा ये है, जब हम उसका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो हम उस पर ऐड लगाते हैं, जब हम ऐड लगाते हैं तो ऐड के पैसे OLX के पास जाते हैं। ईबे को हमसे क्या फ़ायदा है, ईबे या अमेजॉन को, इन प्लेटफॉर्म्स को, इनको जब हम यूज़ करते हैं तो इनको हमसे क्या फ़ायदा है, क्योंकि इन ये कौन सा कोई यूट्यूब है जिनको वो एड्स लगाकर रेवेन्यू जनरेट करेंगे। वो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, कोई भी सेलर अगर कोई प्रोडक्ट सेल करता है अमेजॉन पे या ईबे पे FBM के अंदर, तो ईबे 15% उनसे फीस काटता है। ईबे की फीस होती है 15% ऑन सेल प्राइस। अब अगर मैंने 100 रुपीज़ की कोई चीज़ बेची है, ईबे ने उसमें से 15% अपनी फीस काटनी है और 85 रुपीज़ मुझे मेरे बैंक में भेजनी है। ये ईबे का इसके अंदर फ़ायदा है। अगर कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी 100 रुपीज़ की बिक रही है, सपोज करिए मैंने भी 100 रुपीज़ की बेच दी, वो 100 रुपीज़ की जब मैं बेचूंगा तो वो मेरे पास बेसिकली मेरी प्रोडक्ट 85 रुपीज़ की ही बिकेगी, क्योंकि 15% तो ईबे ने अपनी फीस काट ली। इसी तरह जब 85 रुपीज़ की मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो मैंने वो प्रोडक्ट ऐसी जगह देखनी है जहां से वो मुझे प्रोडक्ट 85 रुपीज़ से भी कम में मिल रही हो। अब होता यूं है कि जब आप FPM करते हैं तो आप होलसेल चैनल टू रिटेल करते हैं, लाइक मैं प्रोडक्ट होलसेल से बाई करूंगा, क्वांटिटी में बाई करूंगा और मैं ईबे के ऊपर सेल करूंगा। और जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आप रिटेल टू रिटेल काम करते हैं। यानी होलसेल के अंदर हमेशा ये होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जब क्वांटिटी में बाई करते हैं, वो होलसेल चैनल ये होता है, वो आप वहां से प्रोडक्ट क्वांटिटी में बाई करते हैं और आगे अपने बायर्स को बेचते हैं। जब मैंने FPM करना होगा, मैं क्या करूंगा, मैं कोई डेयरी मिल्क का ऐसा सप्लायर ढूंढूंगा जो 50 रुपीज़ के अंदर मुझे डेयरी मिल्क दे रहा होगा और मैं इसको 100 रुपीज़ की बेचूंगा। 50 रुपीज़ में वो बंदा मुझे तभी डेयरी मिल्क देगा जब मैंने उससे 100 या 200 पीसीज उठाने होंगे। अब मैं क्या करूंगा, उन 100 या 200 आइटम्स को अपने घर मंगवा लूंगा। लाइक मैं, अब आप लोग कहेंगे यार हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम वहां पर US में या UK के अंदर ये प्रोडक्ट कैसे मंगवाएंगे। उसके लिए आप सर्विस यूज करेंगे वेयर हाउस की। आप उन 100 या 200 आइटम्स को उससे क्वांटिटी में बाय करके अपने वेयर हाउस में मंगवा लेंगे। अपने वेयर हाउस से फिर आप उस कस्टमर को सेल करेंगे। अब इसमें आप तीन जो है ना वेज आप यूज करें, लाइक सबसे पहले आप होलसेलर से प्रोडक्ट 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। होलसेलर से बाय करने के बाद आप उस क्वांटिटी को अपने वेयर हाउस में मंगवा रहे हैं, यानी आपकी जो शॉप है, आपने ईबे या अमेजॉन को बताया हुआ है कि इस शॉप के पीछे हमने एक गोदाम बनाया हुआ है, हमने एक वेयर हाउस बनाया हुआ है। हम कस्टमर्स को अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। लाइक अगर हमने कोई 100 डेयरी मिल्क्स ईबे के ऊपर बेचने के लिए लगाई हैं तो ईबे को हम यही बता रहे हैं, ईबे को यही पता है कि हमने वो डेयरी मिल्क्स अपने गोदाम में रखी हुई हैं, अपने वेयर हाउस में रखी हुई हैं। जब हमें ऑर्डर आएगा, हम उन डेयरी मिल्क्स को जो है वो अपने वेयर हाउस से जो है वो आगे कस्टमर तक शिप करेंगे। इसी तरह होता है कि जब हम वेयर हाउस वाला हमें 100 या 200 क्वांटिटीज हमें जो है हमारे वेयर हाउस में देगा, हम उससे बाय करेंगे।
फिर जब हम उन क्वांटिटीज़ की या उन प्रोडक्ट्स की जो है हम पिक्चर्स लेंगे, पिक्चर्स लेने के बाद उस डेयरी मिल्क की पिक्चर लेने के बाद हम उसको ईबे पर बेचने के लिए लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लोग जो हैं वो 100 रुपीज़ की उसे बेच रहे हैं, हम उसको 99 रुपीज़ की बेचने के लिए लगा देंगे कम प्राइस में, ताकि सबसे कम प्राइस हो और लोग हमसे प्राइस की वजह से अट्रैक्ट होकर हमसे बाय करें। जब कस्टमर हमसे प्रोडक्ट बाय करेगा, कस्टमर, अब हम यहाँ पे देखते हैं यार, हम ना फिजिकली हमारी हम मैं तो आपको वैसे तो बता दिया कि आपकी दुकान होती है। अब पाकिस्तान में अगर आपकी दुकान खोल रहे हैं तो कोई फिजिकल कस्टमर आएगा, वो आपको पैसे देगा और आप उसे चीज़ दे देंगे। लेकिन ऑनलाइन चीज़ जो है वो डिफरेंस जो है वो उसमें ये होता है कि आप ऑनलाइन अपनी एक चीज़ बेचने के लिए लगा देते हैं। पाकिस्तान में OLX पे ये होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए लगाएंगे, हम जो है वो उस जो है वो सेलर से कन्वर्सेशन करेंगे एज अ बायर, और जो है हम वो प्रोडक्ट लेने के लिए चले जाएंगे। उसको वो अपनी अपनी लोकेशन बताएगा, हम उस लोकेशन पर जाएंगे, हम उसे कैश देंगे और वो प्रोडक्ट जो है वो हमें जो है वो डिलीवर कर देगा। लेकिन ऑनलाइन जब हम US या UK मार्केट में काम करते हैं, कस्टमर जो है वो हमें पहले पे करता है। कस्टमर हमें पहले कैसे पे करता है, हमने प्रोडक्ट की पिक्चर्स ली, पिक्चर्स लेने के बाद जो है हमने अपने उसको ईबे के ऊपर बेचने के लिए लगा दिया। अब हम उसे ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस में पड़ी हुई है। कस्टमर जब हमें वो प्रोडक्ट, कस्टमर अब लाइक हमने डेयरी मिल्क बेचने के लिए लगाई है 99 रुपीज़ की, कस्टमर हमारे पास आया, हमारे पास नहीं आया डायरेक्ट, उसने डेयरी मिल्क सर्च की ख़रीदने के लिए। अब डेयरी मिल्क के तकरीबन 10 से 15 सेलर्स उसके पास आ गए, सब ने प्राइस 100 लगाई हुई है, हमने प्राइस 99 रुपीज़ लगाई हुई है। कस्टमर ने 99 रुपीज़ में हमें ऑर्डर दे देना है, यानी कस्टमर ने कहना है कि मैं आपसे बाय करूँगा। अब उसके अंदर हमने हर चीज़ डाली हुई है कि जो डेयरी मिल्क है 25 ग्राम्स है, ठीक है, ये हम इतने दिनों में डिलीवर करेंगे और 30 दिन की हम रिटर्न पॉलिसी भी वहाँ पर रखेंगे, रखें ना रखें, यानी ईबे के ऊपर आप रिटर्न पॉलिसी भी रखते हैं। आप प्रोडक्ट रिसीव, यानी अगर कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं पसंद आती तो आप उसकी प्रोडक्ट रिटर्न जो है ना वो वापस ले सकते हैं। बहुत रेयर केसेस में होता है कि कस्टमर ने जो चीज़ ऑर्डर की है और अगर उसे मिल गई है तो वो उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दे, सिर्फ बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, सिंपल मैं अभी जो आपको समझा रहा हूँ वो ये कि आप जो है 99 रुपीज़ कस्टमर पहले आपको पे करेगा। ये शॉपिफाई वाला हिसाब नहीं है कि आपने जो है कैश ऑन डिलीवरी पर काम करना है, यहाँ पर कस्टमर ने आपको पहले पे करना है। लाइक 99 रुपीज़ कस्टमर ने आपको पहले पे करना है, वो ना उसने आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हैं, ना उसने कहीं पैसे भेजने हैं। उसने सिंपल क्या करना है, उसने अपना क्रेडिट कार्ड, यानी जो आपका एटीएम कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड आपका, अपने क्रेडिट कार्ड या अपने डेबिट कार्ड से जो है उसने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर ईबे के ऊपर डालना है और ईबे ने उसके बैंक अकाउंट से पैसे 99 रुपीज़ डिडक्ट कर लेने हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा वेयर हाउस है, ये ईबे है और ये कस्टमर है। कस्टमर डायरेक्टली आया ईबे के पास, हमने भी डायरेक्टली गए ईबे के पास। ईबे अब बीच में जो काम कर रहा है ना, ईबे मिडल मैन का काम कर रहा है। ईबे हमारी ट्रांजैक्शन को सिक्योर कर रहा है। सिक्योर कैसे कह रहा है कि ना ही हम बायर के साथ स्कैम कर सकें और ना ही बायर हमारे साथ स्कैम कर सके, यानी कि ये ना हो कि कस्टमर से हम पैसे ले लें और कस्टमर को चीज़ ना पहुंचाएं, और ना ही ऐसा हो कि कस्टमर हमें पैसे भी ना पे करे और जो है वो हमारी चीज़ ले ले। तो उसमें ये होगा कि बायर पहले ईबे से जो है वो, यानी बायर पहले ईबे को पैसे पे करेगा। ईबे 99 रुपीज़ हमें उसी वक्त बैंक में नहीं भेजेगा। ईबे हमें पैसे तब पे करेगा जब हम कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। अब क्या होगा, जब आपने एक US या UK में वेयर हाउस ले लिया, अब वेयर हाउस वाला आपके बिहाफ के ऊपर जो है ना वो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। लाइक कस्टमर ने मुझे ऑर्डर किया, उसने 99 रुपीज़ ईबे को दिया। अब मुझे ये पता लग गया कि मेरी शॉप के अंदर जो है ना वो 99 रुपीज़ जो है वो फंड्स आ चुके हैं, ये मेरे बैंक अकाउंट में ईबे भेज देगा जब मैं इसको कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर दूंगा। उसके लिए मुझे सिंपल क्या करना होगा, कस्टमर ने जब मुझे पे किया, पे करने के साथ उसने मुझे अपना एड्रेस भी दे दिया कि यार ये फुलानी जो है वो स्ट्रीट है, ये मेरा हाउस नंबर है, ये मेरी लोकेशन है, ये मेरी जो है मेरा इलाका है, ये मेरी सिटी है, ये मेरी स्टेट है, ये मेरी कंट्री है, आपने जो है ना यहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर कर देनी है। अब कस्टमर जब मुझे एड्रेस देगा, मैं वो एड्रेस उठा के अपने वेयर हाउस वाले को दूंगा और मैं उसे कहूँगा कि यार जो है ना ये वाली प्रोडक्ट है, इसकी एक क्वांटिटी जो है ना इस एड्रेस के ऊपर भेज दो। अब वेयर हाउस वाला वो प्रोडक्ट जो है वो कुरियर कंपनी को देगा, कुरियर कंपनी कस्टमर को डायरेक्ट डिलीवर कर देगी। कुरियर कंपनी बेसिकली लाइक हम जो है वो पाकिस्तान में है TCS हो गया, लेपिड हो गए, उसके बाद जो है M&P होगी, ये हमारी कुरियर कंपनीज हैं। इसी तरह UK में मोस्ट फेमस जो है वो कंपनी है रॉयल मेल, उसके बाद जो है ना आपका एवरी जो है वो भी चलता है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका चलता है फेडेक्स जो है, ये भी चलता होता है।
ये मेन चीज़ें हैं, ये आप याद कर लें, कुरियर के नेम्स जो है ना वो याद कर लें। सेकंड, जो कुरियर कंपनी यूएस में जो चलती है, कुरियर कंपनीज जो फेमस चलती हैं, लाइक फेडेक्स हो गया, फेडेक्स यूएस में भी चलता है, यूएस में ज़्यादा चलता है। उसके बाद फेडेक्स जो यूएसपीएस जो है वो वहाँ की लोकल जो है ना गवर्नमेंट की कंपनी है। लाइक अगर यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो आप टीसीएस को ले लें, ठीक है, वो है ना, इसी तरह जो है आपका लोकल उस तरह गवर्नमेंट की कंपनी है यूएसपीएस। और यूपीएस जो है वहाँ की प्राइवेट कंपनी है। फेडेक्स और यूपीएस वहाँ की प्राइवेट जो है ना वो कंपनीज हैं, जैसे यहाँ पे लेपिड्स हो गए और सेकंड यहाँ पर हो गए एम&पी वगैरह, ये कंपनीज जो हैं। इसी तरह वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये आपसे पैसे चार्ज करते हैं। अगर मैंने जो है वो लाहौर से जो है वो कराची चीज़ पहुंचानी है, तो उन्होंने कहना जी पर केजी के हिसाब से हमने आपका 200 रुपीज़ लेना है। इसी तरह जो है यूके या यूएस के अंदर भी पर माइल के ऊपर हिसाब होता है। वो पर माइल पे बेसिकली नहीं होता, वो आपका लेते हैं पैकेज की डायमेंशंस के ऊपर जो है वो आपसे पैसे लेते हैं। लाइक अगर 10x10 का अगर बॉक्स है, उसके डिफरेंट चार्जेस होंगे, लाइक 5 रुपीज़ होंगे। अगर 20x20 का है तो उसके, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके जो है वो 10 रुपीज़ होंगे। फिर उस तरह इस तरह 15, 20, इस तरह जितना बड़ा आपका लगेज बढ़ता जाता है उतनी उसकी प्राइजेस हाई होती जाती हैं। इसी तरह जब आप वेयर हाउस वाला, आपको कस्टमर ने एड्रेस दिया, आपने एड्रेस उठा के वेयर हाउस वाले को दे दिया, आपने उसे कहा यार ये प्रोडक्ट है, ये आपके वेयर हाउस में पड़ी है, मैंने उस दिन डिलीवर करवाई थी, 100 क्वांटिटी पड़ी है, इसमें से एक क्वांटिटी जो है ना इसको एक अलग बॉक्स में पैक करके, बॉक्स में पैक करने के बाद आप जो है ना इसको कुरियर कंपनी को दो, और कुरियर कंपनी जो है वो ऑलरेडी वो कस्टमर को पहुंचा देगी। ये सिंपल प्रोसेस है। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि ईबे को कैसे पता लगेगा कि हमने प्रोडक्ट डिलीवर कर दी है। ईबे को तो ये समझ में नहीं आएगा, यानी हम ईबे को तो उसने कस्टमर ने पे कर दिया, ईबे ने तो हमें तभी पे करना है ना कि जब हम कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। अब उसे कैसे पता लगेगा कि हमने कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया? उसे प्रोडक्ट डिलीवर करने का ऐसे पता लगेगा जब वेयर हाउस वाला कुरियर कंपनी को बॉक्स देगा, यानी जो हमारी प्रोडक्ट कस्टमर ने हमसे ऑर्डर की है, हम उसे कस्टमर को भिजवा रहे हैं। वेयर हाउस वाला जब कुरियर कंपनी को बॉक्स देगा, कुरियर कंपनी उनको एक ट्रैकिंग नंबर दे देगी। उस प्रोडक्ट का या उस बॉक्स का एक स्पेसिफिक जो है वो ट्रैकिंग नंबर दे देगी कुरियर कंपनी, कि आप इस प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि ये, अगर हम आपको 4 दिन का टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि ये प्रोडक्ट 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो कस्टमर तक डिलीवर हो जाएगी, आप इस प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। जब वो कुरियर कंपनी जो है वो उसको ट्रैकिंग नंबर एक देती है वेयर हाउस वाले को, वो वाला ट्रैकिंग नंबर जो है वो हम सेम ईबे के ऊपर एक लोकेशन होती है, हम उस ईबे के अंदर ऑर्डर के नीचे नोट्स में जो है ना वहाँ ट्रैकिंग नंबर का एक ऑप्शन होता है, हम वहाँ पर उस ट्रैकिंग नंबर को पुट कर देते हैं। यानी ईबे फिर उस ट्रैकिंग नंबर को ऑटोमेटिकली खुद ही ट्रैक करता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ पहुंची है। जब वो प्रोडक्ट जैसे ही उस ट्रैकिंग नंबर पे, ईबे का सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट पे जाके कुरियर कंपनी के उसको ट्रैकिंग नंबर को ट्रैक करते रहता है। जैसे ही वो ट्रैकिंग नंबर डिलीवर होता है, ईबे हमारे फंड्स जो हैं, हमारे पैसे होते हैं, वो हमारे बैंक अकाउंट में भेज देता है। ये सिंपल प्रोसेस है। एफबीएम का समझ आ गया होगा आपको। अब हम आ जाते हैं जी ड्रॉप शिपिंग की तरफ। ड्रॉप शिपिंग भी एफबीएम से मिलता जुलता प्रोसेस है, लेकिन उसमें हमें इतने ज़्यादा प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। मैंने आपको बताया कि जब आप एफबीएम करते हैं तो आप होलसेल चैनल टू रीटेल चैनल करते हैं, यानी होलसेलर से लेकर रीटेल आप कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को जो है ना उसको रीटेल चैनल के ऊपर बेच रहे हैं, ईबे के ऊपर। लेकिन जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आप रीटेल चैनल टू रीटेल चैनल काम करते हैं, यानी होलसेलर तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में देगा प्रोडक्ट, कम क्वांटिटी में आप वहाँ से बाय नहीं कर सकते। लेकिन आप जब किसी रीटेल चैनल से बाय करते हैं तो आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हैं, एक क्वांटिटी में भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में या तो हम ईबे से लेकर ही ईबे पर बेचते हैं, या हम अमेजॉन से प्रोडक्ट लेते हैं और हम ईबे पर बेचते हैं। सम केसेस में क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह की होती हैं जो अगर किसी प्लेटफॉर्म में महंगी लगी हुई हैं ना, तो वो दूसरे किसी प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी सस्ती मिल रही होती हैं। लाइक अगर मैं सिंपल मिसाल ले लूँ ना, अमेजॉन एक बहुत बड़ा जो है ना वो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं बनिस्बत ईबे के जो है। यानी अगर आप ले लें कि 70% प्रोडक्ट्स की रेशियो अगर अमेजॉन पे सस्ती हैं तो ईबे के ऊपर 30% होंगी। इसी तरह आप क्या करते हैं, अगर एक डेयरी मिल्क 100 रुपीज़ की लगी हुई है ना बेचने के लिए ईबे के ऊपर, तो आप क्या करते हैं, आप अपना सप्लायर अमेजॉन को बनाते हैं। आप वही डेयरी मिल्क अगर जो है वो अमेजॉन के ऊपर जाकर सर्च करेंगे ना, तो मोस्ट केसेस में अमेजॉन की प्राइस ईबे से कम होगी। यानी अगर 100 की यहाँ बिक रही है तो अमेजॉन के ऊपर वो 70 रुपीज़ की बिक रही होगी। अब आप कहेंगे कि यार लोग अमेजॉन भी है यूएस के अंदर और ईबे भी है यूएस के अंदर, तो लोग ईबे से क्यों बाय करते हैं?
कि जब आपको पता है कि अमेज़ॉन से 70 की मिल रही है तो लोग फिर ईबे से क्यों बाय करते हैं 100 रुपीज़ की। असल में इन चीज़ों को जो है ना, वो गोरे इतना ज़्यादा उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। वो सिर्फ अपना जो है ना एक्सपीरियंस देखते हैं, जिस जिस प्लेटफॉर्म के साथ उनका अच्छा एक्सपीरियंस जाता है वो उसी प्लेटफॉर्म से बाय करते हैं। लाइक सम केसेस में क्या होता है कि उनका एक्सपीरियंस अमेज़ॉन के साथ अच्छा नहीं रहता। वो एक ही एक्सपीरियंस अगर बैड हो जाए तो वो फिर ईबे से बाइंग करते हैं, और अगर ईबे की अगर उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए तो जो भी है उन्होंने ईबे से ही बाय करना है। उन्हें पता भी है ना अमेज़ॉन से सस्ती मिल रही है, उन्होंने फिर भी ईबे से ही बाय करना है। वो सिर्फ किसी भी प्लेटफॉर्म का जो है ना वो ट्रस्ट होता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी बंदे को ट्रस्ट है, वो वहीं से बाय करता है। ये सिर्फ इसका पंगा है। अब लाइक मैं एक सिंपल मिसाल देता हूँ, अगर हम दराज से ये एक प्रोडक्ट मंगवाता हूँ मैं, ठीक है, मैंने एक शर्ट दराज से ऑर्डर की, लेकिन मुझे वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छी नहीं मिली। मैंने देखा पिक्चर में कुछ और जब मेरे पास प्रोडक्ट आई कुछ और। जब मैंने रिटर्न करना चाहा, उन्होंने कहा जी रिटर्न भी नहीं हो सकती क्योंकि ये कोई सेलर बेच रहा है, ये कोई भी रीज़न देकर उन्होंने कहा ये रिटर्न भी नहीं हो सकती। अब मेरा एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस रहा दराज के साथ। अब मैं नेक्स्ट टाइम ना कोशिश करूंगा मैं दराज से बाय ना करूं, किसी लोकल वेबसाइट से बाय कर लूं। इसी तरह अमेजॉन और ईबे का ये सेम प्रोसेस है। लोग सिर्फ ट्रस्ट इश्यूज की वजह से जो है ना वो समटाइम्स जैसे ईबे से बाय करते हैं, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लोग ईबे से बाय नहीं करते, उनका ईबे से बैड एक्सपीरियंस होता है तो वो अमेजॉन से बाय करते हैं अगर ईबे पे प्रोडक्ट वो सस्ती भी है। तो हम इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि ईबे भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। हम क्या करते हैं, हम अगर एक प्रोडक्ट अमेजॉन पे लगी हुई है ना डेयरी मिल्क 70 रुपीज़ की, हम सिर्फ अमेजॉन के बिहाफ के ऊपर क्या करेंगे, हम उस प्रोडक्ट के पिक्चर्स अमेजॉन से कॉपी करेंगे, सेव करेंगे, उस प्रोडक्ट की डिटेल्स अमेजॉन से कॉपी करेंगे, सेव करेंगे, और सिर्फ अमेजॉन के बिहाफ के ऊपर हम वो प्रोडक्ट जो है वो ईबे के ऊपर बेचने के लिए लगा देंगे। हमने क्या किया, अमेजॉन के बिहाफ के ऊपर वो प्रोडक्ट ईबे के ऊपर बेचने के लिए लगा दी। अब क्या हुआ, हमें 100 रुपीज़ का जो है ना, हमने वो प्रोडक्ट यहाँ पे 70 की मिल रही है, हमने 100 की लगा दी। अब कस्टमर हमारे पास आया, कस्टमर ने हमसे वो प्रोडक्ट बाई की 100 रुपीज़ की। कस्टमर जब आया उसने हमें 100 रुपीज़ भी दिए और अपने एड्रेस भी दिया। अब हमने क्या करना है, हमने अपने बिहाफ के ऊपर अपने कस्टमर अकाउंट से ये एड्रेस डायरेक्टली अमेजॉन को देना है। अमेजॉन ने डायरेक्टली वो प्रोडक्ट जो है ना वो कस्टमर तक डिलीवर कर देनी है। यानी अब बेसिकली जिस तरह ईबे मिडल मैन है, ये प्लेटफॉर्म्स मिडल मैन है, हम यहाँ पर अब हम मिडल मैन बन रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर। ना ड्रॉप शिपिंग में हम होलसेलर से बाय करते हैं, ना हमें पहले प्रोडक्ट बाय करने पड़ती है। यानी अगर आप सोचें ना कि आप पहले प्रोडक्ट बाय करेंगे उसके बाद बेचेंगे, ड्रॉप शिपिंग में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आप पहले प्रोडक्ट बाय नहीं करते। ड्रॉप शिपिंग में ना आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक होती है, जो है वो आप ड्रॉप शिपिंग में कभी भी पहले प्रोडक्ट, क्योंकि जब पहले बाई नहीं कर रहे, जब कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, इसमें रिस्क भी कम होते हैं ड्रॉप शिपिंग में। यानी मैं आपको सिंपल मिसाल दूं कि अगर आपने अगर होलसेल आप कर रहे हैं, एफपीएम कर रहे हैं, होलसेलर से आप प्रोडक्ट उठा रहे हैं, जब आप होलसेलर से प्रोडक्ट उठा रहे हैं तो उसमें आपको जो है ना एक नुकसान होगा। आपने 100 क्वांटिटी उठा ली, अब 100 क्वांटिटी आपने 50 रुपीज़ की उठाई। 50 रुपीज़ की उठाने के बाद आपने, और क्योंकि ऑलरेडी 100 की वो प्रोडक्ट बिक रही है, अब क्या हुआ, 50 के उठाने के बाद आपने उसको ईबे के ऊपर बेचने के लिए लगा दिया। अब एक सेलर हमारी तरह का ये एक और आता है, वो इतना पागल होता है जो, क्योंकि हमें 50 से कहीं की मिल रही है, उसको वही प्रोडक्ट कहीं से 30 रुपीज़ की मिल रही है। अब वो आकर 50 रुपीज़ में प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट कर देता है। हमारी अभी तक सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स बिकी हैं, 90 प्रोडक्ट्स अभी भी हमारे वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं, लेकिन वो बंदा 50 रुपये की वो प्रोडक्ट आकर बेचने लग गया है। अब हम 50 की तो नहीं बेच सकते क्योंकि हमें तो नुकसान है, इतने की हमने ली है, उसके बाद ईबे ने फीस भी काटनी है तो वो हमारे नुकसान में जाएगी। अब वो 90 जो प्रोडक्ट्स है ना वो हमारी वहां पर स्टक हो गई हैं। अब जब हमारी प्रोडक्ट्स वहां पर स्टक हुई हैं तो यानी वो हमारा नुकसान है। एफबीएम में एक तो ये नुकसान होता है आपका, उसके लिए आपकी हंटिंग प्रोडक्ट हंटिंग मींस, हंट करना कहते हैं किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ का शिकार करना। तो प्रोडक्ट हंटिंग मींस आप कोई प्रोडक्ट ऐसी ढूंढते हैं, ऐसी मजबूत प्रोडक्ट आप ढूंढते हैं जो प्रोडक्ट मार्केट में इन भी हो और उसकी प्राइस के अंदर जो है ना वो इतना ज़्यादा अप एंड डाउन ना हो। यानी वो ये ना हो कि कहीं से 30 की भी मिल रही है, कहीं से 20 की भी मिल रही है। वो प्रोडक्ट इस तरह की हो जो 2-3 साल से 5 साल से या जब से लॉन्च हुई है उसकी प्राइस एक ही हो, ठीक है, वो एक ही प्राइस के ऊपर वो चल रही हो। वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी गिरे तो 1-2 रुपये गिरे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लस हो तो भी 1-2 रुपये प्लस हो, उसमें आप तभी उस चीज़ को लेकर चल सकते हैं। इस तरह की एफबीएम में चीज़ें होती हैं, रिस्क होता है। एफबीएम में प्रॉफिट भी कम है। प्रॉफिट कम क्यों है?
प्रॉफिट कम इस वजह से है कि जब आप, मैंने आपको बताया 100 रुपीज़, सिंपल मिसाल दी, 100 कस्टमर आया, कस्टमर ने आपको 100 रुपीज़ दिए, उसके अंदर से आपने जो है वो ईबे ने अपना 15% काटा, 15% काटने के बाद आपको 85 रुपीज़ दिए। मैंने कितने की बाई की? 50 की। ईबे ने मुझे 85 दिए, और अब क्या होगा, अब उन 85 के अंदर से वेयर हाउस वाले को भी मैंने पैसे देने हैं, क्योंकि वेयर हाउस जब मैं वहां पे ले रहा हूँ, वेयर हाउस वाला मेरी प्रोडक्ट को पैक करने के बाद उसको वो शिप कर रहा है, यानी कि उसको डिलीवर कर रहा है, कुरियर कंपनी को दे रहा है, उसके वो चार्जेस लेगा। उसकी वो क्या चार्जेस लेगा? वो कहेगा यार ये एक बॉक्स है स्पेसिफिक, इसको मैं यानी पैक करने का और इसको मैं डिलीवर करने का ना, मैं आपसे 10 रुपये लूंगा एक बॉक्स का। ठीक है, इसी तरह 10 रुपये उसको चले गए, पीछे कितने रह गए? 75 रुपीज़। अब क्या हुआ, जब वो प्रोडक्ट पैक करने के बाद वो कुरियर कंपनी को देगा, कुरियर कंपनी अब फ्री में तो अब डिलीवर नहीं करेगी, वो भी चार्जेस देगी। वो कहेगी मैं जी आपसे एक बॉक्स का जो है ना वो लूंगी कोई 15 रुपीज़ जो है ना वो मैं आपसे चार्ज करूंगी। अब 15 रुपये जो है हमने कुरियर कंपनी को दे दिए, 10 रुपये हमने वेयर हाउस वाले को दे दिए, पीछे कितने रह गए जी? 60 रुपीज़। 50 की हमारी बाइंग है, प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है जो है वो 10 रुपये। तो ये आपका आरओआई, यानी आरओआई कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है उसके ऊपर जितना भी आप रिटर्न प्रॉफिट कमा रहे हैं उसे कहते हैं आरओआई। आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गई 5% पे। सम केसेस में ये 10% भी हो सकती है, 15% भी हो सकती है, 20% भी होती है, डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट हंटिंग, यानी आपकी किस तरह की प्रोडक्ट है जो आपको कितना प्रॉफिट दे रही है। तो यही सिंपल क्राइटेरिया होता है, आप उतना प्रॉफिट अच्छा अर्न करते हैं, आपको जो है ईबे को भी यानी कि उसमें आपको प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन सेफ है, वो सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन रिस्क भी है और प्रॉफिट भी कम है एफबीएम के अंदर। ड्रॉप शिपिंग में आपका कोई रिस्क नहीं है। क्यों नहीं रिस्क? आपने प्रोडक्ट खरीदी नहीं जब तक आपने उसका स्टॉक ही नहीं रखा हुआ, एक प्रोडक्ट यहाँ पे बिकने के लिए लगी हुई है, हमने सिर्फ उसकी कॉपी करके अपने ईबे के शॉप के ऊपर बेचने के लिए लगा दी, ना हमने बाय की। ईबे को ये जरूर लग रहा है कि ये प्रोडक्ट हमने बाय करके अपने वेयर हाउस में रखी हुई है, क्योंकि एफबीएम में भी यही है, वो हमसे सबूत तो मांगता नहीं कि जी हमें पिक्चर्स खींच के भेजो अपनी कि आपने वेयर हाउस में रखी है भी ये नहीं। हमने सिर्फ देखकर प्रोडक्ट अपने ईबे के अकाउंट के ऊपर बेचने के लिए लगा दी। जब हमने लगाई, कस्टमर जो है वो हमसे बाय करेगा, हम डायरेक्टली कस्टमर का एड्रेस अमेजोन को देंगे। अमेजोन को लग रहा है कि जी मैं बाय कर रहा हूं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं डायरेक्टली जो है वो कस्टमर का एड्रेस जो है वो उसको अमेजोन को दे रहा हूं, और अमेजोन को डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचा रहा है। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आपकी ये सारी टेंशन जो है वो खत्म हो गई है। लाइक आपको जो है क्या कहते हैं ना, वेयर हाउस वाले को पैसे देने पड़ रहे हैं, ना आपको जो है वो किसी कुरियर कंपनी को पैसे देने पड़ रहे हैं। इसमें जो है ना वो सेफ जरूर है, लेकिन उसमें ये सारी खपत जो है वो खत्म हो जाती है। बस आपने क्या है, कस्टमर ने आपको पे किया, पे करने के बाद जो है उसने वो आपने उसका जो एड्रेस है वो उसको दिया, जिससे आप रिटेल अमेजोन से बाय कर रहे हैं, आपने अमेजोन को दिया, अमेजोन ने डायरेक्ट जो है ना वो कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचा दी। एफबीएम का भी सारा पंगा आपको बता दिया है, और ड्रॉप शिपिंग का भी सारा पंगा आपको बता दिया, यही इसमें डिफरेंस है। आप एफबीएम सेफ है लेकिन ईबे के हवाले से सेफ है, लेकिन उसमें रिस्क भी और प्रॉफिट भी कम है। इसमें ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या आता है, ड्रॉप शिपिंग जो है अगर उसी तरफ ले आए, ये 70 रुपए के जरूर दे रहा है अमेजॉन प्रोडक्ट, लेकिन उसमें ये है कि वो उसके अंदर जो है आप ना आपने उसको वेयर हाउस वाले को पैसे देने हैं, ना आपने जो है उसको कुरियर कंपनी को पैसे देने हैं। अब 100 रुपीज़ की अगर मैंने डेयरी मिल्क बेचने के लिए लगाई है, यहाँ से 70 की मिल रही है, मुझे जो है 100 की बेची, तो मैंने यहाँ पे मुझे कस्टमर ने दिए 100 रुपीज़, उसमें मेरे कितने बैलेंस में रह गए? 15% ईबे ने काट लिए 85 रुपीज़। अब 85 रुपीज़ के अंदर जहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे मुझे जो प्रोडक्ट मिल रही है 70 रुपीज़ की, कस्टमर ने मुझे पे किया, मैंने यहां से पैसे जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर से, इन्वेस्टमेंट इसमें होती जरूर है लेकिन एक स्पेसिफिक 4 से 5 दिन आपकी इन्वेस्टमेंट होल्ड रहती है सिर्फ। अब उसमें क्या होगा, आपने जो है पैसे अपने लिए, अपने पैसे से यहाँ पे 70 रुपीज़ में यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस दिया और कस्टमर को 70 रुपीज़ में ऑर्डर करवा दी। जो है अमेजॉन ने कस्टमर को डायरेक्ट जो है ना वो प्रोडक्ट भेजते नहीं है, यहाँ से ईबे ने जैसे डिलीवर होनी है, ईबे ने मुझे 85 रुपीज़ मुझे देने हैं, मेरा 15 रुपये मेरे प्रॉफिट में साइड पे आ गए, जो 70 रुपीज़ अमेजॉन को दिए थे वो भी मेरे साइड पर आ गए। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, मैंने आपको बिल्कुल सारे क्लियर कर दिए, हर चीज़ें, इंडिविजुअल अकाउंट भी कर दिया, बिजनेस अकाउंट भी कर दिया क्लियर, उस पर काम कैसे करते हैं ये भी बता दिया, ईबे पर हम क्या काम करते हैं ये भी बता दिया, दुकान का भी सारा प्रोसेस आप लोगों को डिटेल में समझा दिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कि अब एफबीएम ईबे क्यों अलाउ करता है और ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं अलाउ करता। ड्रॉप शिपिंग ना अलाउ करने की जो है ना वो दो रीजंस है। दो रीजंस ये हैं कि फर्स्ट रीजन आपको पता है कि ये कंपनीज जो होती हैं $1 मिलियन जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगाती होती हैं कि
लोग जो है सिर्फ ट्रैफिक के लिए कि लोग जो हैं वो हमसे बाय करें, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर बाय करें। अब उसमें होता यूं है कि जब हम ईबे का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, कस्टमर ने किससे बाय किया? ईबे से। और प्रोडक्ट जो है वो हमने उसने एड्रेस दिया ईबे को, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो जा रही है उसको अमेजोन से। यानी जब उसके पास प्रोडक्ट डिलीवर होगी, आपको पता है जब आप दराज से शॉपिंग करते हैं आपको दराज की पैकिंग में आती है ना, प्रोडक्ट आपको पैकिंग होती है, किसी भी वेबसाइट से बाई करते हैं या जो है वो किसी भी ब्रांड या मॉल से बाई करती है, उनकी पैकिंग होती है। इसी तरह जो है वो आपको अमेजोन की पैकेजिंग के अंदर जो है ना पार्सल डिलीवर होगा कस्टमर को। जब अमेजोन की पैकेजिंग में पार्सल कस्टमर को डिलीवर होगा, अब उसमें ये एक चीज होगी कि जब उसने प्रोडक्ट 100 रुपीज की, ईबे को तो उसने 100 रुपीज दिए, लेकिन वही प्रोडक्ट सेम उसको अमेजोन से वो जाएगा, उसको प्रोडक्ट मिली है। अब वो इतना भी पागल तो है नहीं, अगर तो वो फ्री होगा वो क्या करेगा, वो उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे सर्च करेगा। उसने उस प्रोडक्ट को जब अमेजोन पे सर्च करने हैं, अमेजोन पे वो प्रोडक्ट की प्राइस होनी है 70 रुपीज। उसने कहना वाह भाई वाह, अमेजोन तो सबसे अच्छा है। अब नेक्स्ट टाइम जो है ना वो बाइंग करेगा अमेजोन से बानिस्बत ईबे के। ठीक है, एक दफ़ा चलो वो दरगुजर कर देगा कि अगर हमने एक दफ़ा किया वो ठीक है, दरगुजर कर देगा। दो दफ़ा, क्योंकि ईबे पे तो मोस्टली 70% लोग कर ही ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, एक दफ़ा वो दरगुजर कर देगा, दो दफ़ा कर देगा, तीन दफ़ा कर देगा, फिर वो चौथी दफ़ा ना वो अमेजोन से डायरेक्टली बाय करना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा, ईबे की जो भी एडवर्टाइजमेंट ईबे कर रहा है, ईबे की एडवर्टाइजमेंट ख़राब होगी। लोग ईबे का जो ट्रैफिक है वो जाएगा अमेजोन पे। इससे ईबे को नुकसान ये है कि सेलर से जो 15% ले रहा है वो भी गया और ईबे का ट्रैफिक भी सारा खत्म हो गया। इसी तरह दूसरा जो इसका जो है नुकसान है वो ये है कि अगर कोई बंदा इस तरह है जिसका अमेजोन से ऑलरेडी कोई बैड एक्सपीरियंस है, ठीक है, अब बैड एक्सपीरियंस जब उसका ऑलरेडी अमेजोन से है ना, हमने उसको प्रोडक्ट भेजी ही दोबारा अमेजोन से, वो ईबे से सिर्फ महंगी इस वजह से बाय कर रहा है कि उसका अमेजोन से बैड एक्सपीरियंस है। यानी इसको पता है कि वो प्रोडक्ट अमेजोन से 70 की मिल रही है, लेकिन वो फिर भी 100 की ईबे से बाय कर रहा है कि नहीं यार, अमेजोन से मुझे बैड एक्सपीरियंस हुआ था, अमेजोन वाले प्रोडक्ट नहीं सही बेचते, अब मैं ईबे से बाय करूंगा। तो ईबे से वो बाय कर रहा है, लेकिन फिर उसको प्रोडक्ट जो है अमेजोन से जो है ना वो पहुंच रही है। तब वो डिसहार्ट हो जाएगा और फिर वो ईबे को कंप्लेन करेगा और नेगेटिव फीडबैक भी हमें छोड़ेगा, कंप्लेन भी करेगा। वो ईबे से भी डिसहार्ट हो जाएगा कि यार ईबे पर भी जो बंदे बैठे हैं अमेजोन से प्रोडक्ट जो है वो भेज रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आपकी कंप्लेन्स जाना स्टार्ट होती हैं ईबे को, ड्रॉप शिपिंग का उसे पता लगता है कि यार ये बंदा यहाँ से सस्ती लेकर रिटेल टू रिटेल ही काम कर रहा है, उनकी पैकेजिंग में चीज़ आ रही है और जो है वो सारा काम जो है ना वो ख़राब हो रहा है, और यूँ तो चीज़ वो अलाउ नहीं करता फिर उस चीज़ को। फिर उस चीज़ में वो आपकी दुकान बंद कर देता है, आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है, फिर आप अगेन ईबे पर सेलिंग नहीं कर सकते। यहाँ तक आपको तकरीबन हर चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट प्रोसेस जो है ना वो ईबे का अकाउंट कैसे बनाते होते हैं। अब ईबे का ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप है, लेकिन ईबे का अकाउंट बनाना सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है। आपको फर्स्ट स्टेप ही जो है ना मैं थोड़ा सा लास्ट में इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप इसको डिटेल में समझ लें। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 में अमेजोन का जो है वेरिफिकेशन का प्रोसेस इस तरह बताया था कि अगर आप किसी मॉल में दुकान लेते हैं तो उसमें ये होता है, वो आपसे ऐसे ही तो नहीं आप जाके कहते जी हमने ये चीज़ बेचनी है, हमें दुकान बनाने दे, बेचने दे। वो आपसे कुछ वेरिफिकेशंस करते हैं क्योंकि वो एक ब्रांड है ऑलरेडी। एम्पोरियम या पैकेजेस मॉल में अगर मैं शॉप बनाने जाऊँगा, वो ब्रांड है ऑलरेडी, वो नहीं चाहते कि उनके कस्टमर्स को उनका नाम ख़राब हो, कोई बैड एक्सपीरियंस मिले। वो हमसे हमारा आईडी कार्ड लेंगे, ठीक है। यार सिंपल मिसाल ले लो, आप कोई रेंट पे घर लेते हैं ना आजकल, तो वो भी एग्रीमेंट करते हैं, आपका आईडी कार्ड लेते हैं, हर चीज़ ये चीज़ें लेते हैं। इसी तरह जब आप शॉप बनाने जाते हैं, वो भी आपसे, अगर इंडिविजुअल शॉप बना रहे हैं आप, यानी अपनी पर्सनल शॉप बना रहे हैं, वो आपसे आपका आईडी कार्ड लेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट लेंगे, अमेजोन की बात कह रहा हूँ, और ये सब चीज़ें आपका बिल लेंगे, ये एड्रेस वेरीफाई करने के लिए आपका बिल लेंगे क्योंकि आपके बिल के ऊपर आपका एड्रेस लिखा होता है। ये सब चीज़ें वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप उसके ऊपर सेलिंग करने देंगे उनको। ऑन दी अदर साइड जब आप बिजनेस अकाउंट बनाने लगेंगे तो वो कहेंगे जी आपने जो बिजनेस, अगर आप यूएस में बिजनेस अकाउंट बनाने लगे हैं यानी यूएस मार्केट में, तो आपको वो कहेंगे कि जी आप यूएस की एलएलसी के हमें डॉक्यूमेंट्स दो जो आपने बनवाई है, क्योंकि आप बिजनेस अकाउंट ऐसे नहीं बना सकते, आपके पास कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए यूएस के अंदर। अगर यूके में बनाना चाहते हैं तो यूके में कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो वो कहेंगे आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें कंपनी के, वो आपसे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी मांगेंगे, उसके साथ आपकी आइडेंटिटी भी वेरीफाई करेंगे, यानी आपका आईडी कार्ड वगैरह ये सब चीजें मांगेंगे अमेजोन पे। ईबे का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, ईबे मोस्टली आपको वेरीफाई करता होता है अपने आपके बैंक अकाउंट से। आपको पता है जब आप बैंक अकाउंट में बैंक ओपन करवाने जाते हैं तो बैंक वाले
जो है वो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें आपसे मांगते हैं, आपके आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपसे मांगते हैं। फिर आपको आपका आईडी कार्ड भी मांगते हैं, आपका यूटिलिटी बिल भी मांगते हैं, तब आपका जाके बैंक अकाउंट ओपन होता है। इसी तरह जब ईबे जो है वो डिपेंड करता है बैंक अकाउंट्स पे। ये जितने भी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स हैं, ईबे उन पे डिपेंड करता है। ईबे आपको मोस्टली वेरीफाई करता है, अगर आपका बैंक बना हुआ है ना सेम नेम के ऊपर, तो वो आपको वहाँ पर 50 to 70% तक आपको ईबे वहीं पे वेरीफाई कर देता है, जब आपका बैंक सेम डिटेल्स पर सेम नेम पे हर चीज़ आपकी बनी हुई है। उसके साथ वो जस्ट आपका एक डॉक्यूमेंट लेता है, वो होता है आपका आईडी कार्ड। और सम केसेस में बिजनेस अकाउंट में ऐसा होता है कि वो आपसे कुछ केसेस में होता है, यानी 20% केसेस में होता है कि वो आपका आईडी कार्ड लेता है, बैंक लेता है, और कुछ केसेस में वो आपसे आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स भी लेता है। यानी ये सिर्फ 20 to 30% केसेस में ऐसा होता है। अदरवाइज वो बिजनेस अकाउंट में भी आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता। वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता लेकिन डिटेल्स ज़रूर मांगता है। यानी डॉक्यूमेंट्स के जो नंबर होते हैं ना, वो आपसे पिक्चर्स में डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स मांगता है। लाइक वो मांगता है कि जी आपके डॉक्यूमेंट पे नंबर क्या लिखा हुआ है, आपकी एलटीडी का नंबर क्या है, आपकी कंपनी का नंबर क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी का डायरेक्टर कौन है, आपके बिजनेस ऑफिस का एड्रेस क्या है जो आपने वहां पर ओपन करवाया है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपसे ईबे मांगता है। ईबे मांगने के बाद आपको तब वेरीफाई करता है। अब बैंक वो कैसे वेरीफाई करता है? जो यूएस में और यूके में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ना जो ईबे पर अकाउंट बनाते हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए ईबे पर अकाउंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात हमारे लिए भी नहीं है, लेकिन उनके लिए इसलिए मुश्किल बात नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर वो एक कंट्री में रह रहे हैं तो वो बैंक अपना ज़रूर बनवाएंगे, उनका बैंक लाजमी होता है। यूएस या यूके या कनाडा, इनके जो है अकाउंट्स हैं ना, इनके जो रेजिडेंट्स हैं, वो लोग सिंपल अपना ईबे पर अकाउंट बनाने के लिए ना, आपके पास यूएस या यूके का बैंक अकाउंट की करेंसी के अंदर आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। अब उस करेंसी के अंदर बैंक अकाउंट बनवाने के लिए, अब जाहिर सी बात है, जो बंदा यूके में रह रहा है उसके पास यूके का बैंक अकाउंट होगा, जो यूएस में रह रहा है उसके पास यूएसए का बैंक अकाउंट होगा, यानी डॉलर्स की करेंसी में होगा। जो यूके में रह रहा है उसके पास पाउंड की करेंसी में बैंक अकाउंट होगा। अब हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पास तो पीकेआर करेंसी में बैंक अकाउंट है। हम मिजान बैंक का अकाउंट तो नहीं अटैच कर सकते क्योंकि वो पीकेआर करेंसी का अकाउंट है। तो उसके लिए हमें डॉलर्स या पाउंड की करेंसी का अकाउंट होना लाजमी होता है, बैंक अकाउंट होना। तो उसके लिए ईबे ने एक जो है वो सिस्टम निकाला है। पहले वो पेपाल यूज करता था, अब उसका जो सिस्टम है वो है पेयोनीर का। अब उसके लिए आप में से जो लोग फ्रीलांसिंग से ताल्लुक रखते हैं, जिनको पता होगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, और ये सारा जो है जिनको पता होगा कि पेयोनीर क्या है, पेयोनीर में से आप में 50% लोगों को तो पता ही होगा कि पेयोनीर क्या है। पेयोनीर बेसिकली एक ऑनलाइन बैंक है। आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, एक डिजिटल बैंक है। बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती है कि आप उनकी सर्विस लेते हुए वो आपको ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स देते हैं। यानी ऑनलाइन, वो कोई फिजिकल बैंक नहीं है, वो ऑनलाइन बैंक है। आप उन पे रजिस्टर्ड करते हैं, उस कंपनी के साथ रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है, उस बैंक के साथ रजिस्टर्ड करते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स देते हैं, अपनी आईडी कार्ड देते हैं। वो आपसे सब चीज़ें मांगते हैं, आईडी कार्ड हो गया, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट हो गई, आपका यूटिलिटी बिल हो गया, जिस तरह अमेजॉन मांगता है। और अगर बिजनेस अकाउंट है तो वो बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। जिस तरह अमेजॉन की वेरिफिकेशंस हैं, सेम पेयोनियर की भी वही वेरिफिकेशंस हैं, वो आपसे मांगेगा। मांगने के बाद आपको जितनी भी करेंसीज वो अलाउ करता है, लाइक यूएस डॉलर, पाउंड करेंसी, कैनेडियन करेंसी, ठीक है, ये सब करेंसीज में आपके बैंक अकाउंट्स आप चाहें तो ओपन करवा सकते हैं। बस एक क्लिक की देर है और आपका उस करेंसी में बैंक अकाउंट खुल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अपने पेयोनीर का बैंक अकाउंट, जैसा कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, जितने भी एशियंस हैं, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, इंडियन, ये लोग क्या करेंगे, ये ईबे के ऊपर जब अकाउंट साइन अप करेंगे, वो अब जाहिर सी बात है, ईबे तो बैंक के थ्रू जो है वो आपको वेरीफाई करता है। आपके पास यूएस का बैंक नहीं है, आप फिर पेयोनीर पे अकाउंट साइन अप करेंगे। ईबे और पेयोनीर आपस में पार्टनरशिप की हुई है इन्होंने, ठीक है। अगर आप कोई और बैंक खुलवाते हैं, लाइक ट्रांसफर वाइज, ये भी इसी तरह पेयोनीर की तरह एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी आपको इसी तरह की सर्विस देता है जो पेयोनीर देता है। अगर आप कोई और बैंक खुलवाते हैं तो आपको उसकी डिटेल्स बैंक की देनी पड़ेंगी। लाइक जिस तरह आपका होता है ना आईबीएन नंबर पाकिस्तान का, इसी तरह यूके में चलता है राउटिंग नंबर हो गया, ठीक है आपका, और यूएस जो है यूएस में चलता होता है आपका अकाउंट नंबर, आपका एसीएच अकाउंट नंबर, आपके राउटिंग नंबर, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपकी चलती हैं। तो वो आप उनको नंबर्स देते हैं अपने बैंक अकाउंट्स के। बैंक अकाउंट नंबर आप देते हैं, ईबे के अंदर आप पुट करते हैं और आपका बैंक अटैच हो जाता है। अगर वो ट्रांसफर वाइज या दूसरी कोई जो है वो कंपनी के साथ आपने बैंक बनाया है। अगर आप पेयोनीर के साथ बनाते हैं तो आप सिंपल क्या करते हैं, ईबे के ऊपर जाते हैं, अपना पेयोनीर का अकाउंट, ईबे के अंदर एक ऑप्शन होती है, आप अपना एड्रेस डालते हैं, वहाँ आपकी ऑप्शन आ जाती है जी अपना पेयोनीर अटैच करें।
आप अपने पेयोनियर का लॉगिन पासवर्ड ईबे के अंदर डालते हैं और ईबे खुद ब खुद पेयोनियर के साथ आपका वेरीफाइड हो जाता है। आपका ईबे आपके पेयोनियर के साथ वेरीफाइड हो गया और उसने सिर्फ पेयोनियर के बिहाफ के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है पेयोनियर ने, जब आपने पेयोनियर पे अकाउंट बनाने जाना है, उसने आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं और ये आपस में पार्टनर है। ईबे ने कहा हुआ है कि यार मेरे पास कोई भी बायर आएगा ना एशियन कंट्रीज से, यूएस यूके के सेलर्स को जो है वो मैं खुद मैनेज कर लूंगा, वो मैं उनके बैंक अकाउंट से मैनेज कर लूंगा। जो भी एशियन कंट्रीज से या वो कंट्रीज जिसमें डॉलर्स या पाउंड की करेंसीज जो है वो यूज़ नहीं होती, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होगा कि आप जो है ना वो बंदा पहले आपके पास साइन अप करेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपको देगा, आप उसको वेरीफाई करोगे, मैं आपके बिहाफ के ऊपर उस बंदे को वेरीफाई करूंगा। तो ईबे के साथ हम पेयोनियर का अकाउंट वेरीफाई करते हैं और आपका ईबे का अकाउंट उस पर वेरीफाइड हो जाता है। आपको वो सम केसेस में वो आपसे आपका आईडी कार्ड मांगता है, जैसे आईडी कार्ड के फ्रंट की पिक्चर और बैक की पिक्चर वो मांगता है और आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है। आप उस पर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑन दी अदर साइड जब आप बिजनेस में सेल करते हैं तो बिजनेस के अंदर ईबे पर आप वही अपनी कंपनी की डिटेल्स पुट करते हैं और अगर आप बिजनेस पेयोनियर बना लेते हैं, जिस तरह पर्सनल डिटेल्स पर पर्सनल पेयोनियर होता है और बिजनेस डिटेल्स पे जो है वो बिजनेस पेयोनियर होता है, तो आप जो है बिजनेस पेयोनियर बनाते हैं और अपना बिजनेस पेयोनियर जो है वो ईबे के साथ बिजनेस, अगर यूके में मैं कंपनी बना रहा हूँ तो यूके में मैं बिजनेस पेयोनियर, उसी कंपनी के नेम के ऊपर मैं बिजनेस पेयोनियर बनाऊंगा, उसका नेम सेम होगा, मेरी कंपनी का नेम भी सेम होगा, वो अटैच होगा और जो है मेरा ईबे का अकाउंट बन जाएगा। सिंपल ये प्रोसेस है। यानी कि अगर मैंने यूएस में कंपनी बनानी है, मैं ebay.com पे जाऊंगा, यूके में ईबे के ऊपर अगर यूके में बिजनेस अकाउंट बनाना है तो ebay.co.uk पे जाऊंगा, यूएस में बिजनेस अकाउंट बनाना है तो ebay.com पे जाऊँ। अच्छा, ये साइट्स का ये याद कर लें कि अगर आपने इनकी मार्केट प्लेसेस की जो है ना वो साइट्स जो डोमेन्स हैं वो डिफरेंट है। अगर आपने ebay.com पे जाना है, यानी ebay.com है यूएसए का और इंटरनेशनली भी जो है ना वो ebay.com की डोमेन चलती है और जो है वो इसका यूके का जो है वो ebay.co.uk है। इनकी डोमेन डिफरेंट है, कंपनी एक ही है, हर चीज़ एक है, लेकिन उन्होंने बस डोमेन डिफरेंट की हुई है। अगर आप यूके मार्केट में सेल करना चाहते हैं, यूके मार्केट में काम करना चाहते हैं तो ebay.co.uk लिखेंगे। अगर यूएसए मार्केट में, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में काम करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर ebay.com लिखेंगे। ये सिंपल होगा। आपका बिजनेस अकाउंट बन जाएगा, आपका जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने वही सेम प्रोसेस करना है जो मैंने आपको सेलिंग बताई है। इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली ड्रॉप शिपिंग में इस तरह कोई नहीं है। ईबे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डेली पे आउट देता है। इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको डेली पे आउट देता है। वॉलमार्ट का भी 15 दिन का है, अमेजॉन का भी 15 दिन का है, ठीक है। शॉपिफाई पे तो है ही कैश ऑन डिलीवरी, फिर वो हफ्ता प्रोसेस लग जाता है अगर आप लोकली काम करते हैं। वैसे शॉपिफाई का भी 2 से 3 दिन का प्लेटफॉर्म पे आउट है, लेकिन अगर आप यूएसए के अंदर कंपनी बना के करते हैं काम, लोकली करते हैं तो वो कैश ऑन डिलीवरी पे आप लोग को पता है, जिन लोगों को पता होगा कि वो काम होता है इसी तरह, तो इनके हैं थोड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन ईबे आपको ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप किसी चक में भी बैठे हुए हो ना तो आपको वो अमेरिका से, यानी बैठे हुआ अमेरिका ने बंदे ने आपको पे किया, आप किसी चक में भी बैठे हुए पाकिस्तान के, तो ईबे आपको डेली पे आउट आपके पेयोनियर में पे करेगा, ठीक है। ये उसका जो है वो सिंपल प्रोसेस है। तो उसमें ना ईबे का फ़ायदा ये है कि उसके डेली पे आउट्स हैं, उसकी आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगती है। इन्वेस्टमेंट है ज़रूर, जो मैंने आपको को एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट 3 लाख बताई है, 2-3 लाख ये मैंने आपको बताई है, जैसे इस वजह से बताई है कि जब कस्टमर ने आपको पे करना है, पे करने के बाद आपने जो है कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, क्योंकि ईबे ने तो आपको तब पे करना है जब प्रोडक्ट डिलीवर होगी, तो उन 3 या 4 दिन या 2 दिन का जो भी उसका टाइम जो है वो गैप होगा, उसके अंदर की जो आपने 70 रुपये जो है वो आगे 70 रुपीज़ इसको अमेजॉन को देने हैं कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, वो आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी 2 से 3 दिन के लिए। तो उन इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए आपको ये इतनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने के लिए भी चाहिए होगी और इस तरह की इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए भी चाहिए होगी। सो होपफुली आप लोगों के अब जो है ना वो सारे कॉन्सर्न जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अगेन बता रहा हूँ कि मैंने नंबर दिया हुआ है, उस पर जो है वो कांटेक्ट करें। हमारी टीम में से कोई ना कोई जो है वो मेंबर आपसे कांटेक्ट करेगा, आपकी जो भी क्यूरी होगी वो क्लियर कर दी जाएगी। जो स्टूडेंट्स अभी तक विदाउट सब्सक्राइब जो है वो चैनल देख रहे हैं, वो चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, तो उसके बाद ताकि आपको नेक्स्ट जितने भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह इसका शॉपिफाई का भी कोर्स लेकर आएंगे, अमेजॉन का भी लेकर आएंगे। इस तरह नेक्स्ट जो है वो ये प्रोसेस चलते रहेंगे। तो अभी जो है अगर जिन लोगों ने अभी मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया, अभी कॉन्करेज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करें, मैसेज करें नीचे, तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो नेक्स्ट ईबे के लेक्चर में जो है वो मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।